नमस्कार दोस्तों। एंटीबायोटिक्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कई बीमारियों के लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स की तरह काम करते हैं। तो देखते हैं कि ये किस तरह फंक्शन करते हैं। एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाएं हैं जो बैक्टीरिया को टारगेट करके और उन्हें मारकर या उन्हें उनकी ग्रोथ को रोककर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए डिज़ाइन की गई है। ये डिफरेंट मैकेनिज्म से काम करती है जो कि टाइप ऑफ एंटीबायोटिक और टारगेट बैक्टीरिया पर डिपेंड करती है। इसके लिए सबसे पहले बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखना ज़रूरी है। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में सबसे बाहर सेल वॉल होती है जो कि एक ऐसी परत होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की जो बैक्टीरिया को सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरी, इसके जस्ट अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि लिपिड प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है और ये बैक्टीरिया के अंदर जो भी प्रोडक्ट होते हैं उन्हें सुरक्षित रखती है। तीसरा होता है इनका डीएनए। ये जो डीएनए होता है इसकी डुप्लीकेशन की वजह से ही बैक्टीरिया डबल हो पाता है। फिर इनमें आरएनए होते हैं जो कि आगे चलकर प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। प्रोटीन सिंथेसाइज करने की मशीनरी यानी कि राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और कई एसेंशियल मेटाबोलाइट्स मौजूद होते हैं। असलियत में एंटीबायोटिक्स इस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं कि वो इन बैक्टीरियल कंपोनेंट को किसी न किसी तरह से ख़त्म कर सके। तो अगर हम टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स देखें तो कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो कि सेल वॉल की सिंथेसिस यानी कि सेल वॉल के बनने की प्रोसेस में बाधा डालती हैं। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया में प्रोटीन ही नहीं बनने देती। कुछ एंटीबायोटिक्स न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में इंटरफेयर करती हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर लेती हैं यानी कि तोड़ देती हैं। और कुछ ऐसी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक पाथवे को रोक देती हैं जिसकी वजह से उनमें एसेंशियल मेटाबोलाइट्स नहीं बन पाते। सबसे पहले देखते हैं इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस यानी कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनने से रोकने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक प्रयोग की जाती हैं। ब्रॉड लेवल पे देखें तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन बैक्टीरियल सेल वॉल के निर्माण को बाधित करके काम करते हैं। असलियत में एक ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम की एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से सेल वॉल फॉर्म होती है अपने कंपोनेंट से। बैक्टीरियल सेल वॉल संरचनात्मक सहायता और सुरक्षा प्रदान करती है बैक्टीरिया को और इसकी सिंथेसिस बाधित हो जाने की वजह से बैक्टीरियल सेल खुद में कमज़ोर पड़ जाती है और मर जाती है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर सेल वॉल की एक लेयर बनी हुई है जो बैक्टीरिया को सुरक्षा दे रही है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स वास्तव में काफ़ी सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काफ़ी प्रभावी है जिनकी कोशिका दीवारों में यानी कि सेल वॉल में जिनकी कोशिका दीवारें यानी कि सेल वॉल काफ़ी थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर की बनी होती है। हालांकि वे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ कम प्रभावी होते हैं जिनमें एक आउटर मेम्ब्रेन भी होती है। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर थिक सेल वॉल यानी कि मोटी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके ऊपर एक और लिपिड मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है और ये लिपिड मेम्ब्रेन बेसिकली एंटीबायोटिक्स को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को सेल वॉल तक पहुंचने नहीं देती। इसीलिए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर कुछ कम असरदार होती हैं। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी भी होती हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम करती हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, मैक्रोलाइड्स जैसे प्रोटीन हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। हमारे कई एंजाइमेटिक फंक्शन प्रोटीन ही परफॉर्म करते हैं, वैसे ही प्रोटीन ज़रूरी होते हैं एंजाइम के फॉर्म पे या किसी और मेटाबोलाइट के फॉर्म पे बैक्टीरिया को। अगर इन प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक दिया जाए तो बैक्टीरिया भी मर जाएंगे। जो प्रोटीन होते हैं प्रोटीन को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम की बैक्टीरिया में दो सब यूनिट होती है, एक तो 50s राइबोसोमल सब यूनिट और एक होती है 30s राइबोसोमल सब यूनिट। कुछ एंटीबायोटिक्स 30s राइबोसोमल सब यूनिट को बाइंड करते हैं और कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि 50s राइबोसोमल सब यूनिट को बाइंड करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें टेट्रासाइक्लिन का, टेट्रासाइक्लिन स्मॉलर सब यूनिट यानी कि 30s राइबोसोमल सब यूनिट को बाइंड कर लेती है जिसकी वजह से चार्ज्ड टीआरएनए जो कि अमीनो एसिड कंटेनिंग टीआरएनए होता है ये अपने उपयुक्त कोडॉन तक पहुंच ही नहीं पाता। अब क्योंकि ये अपने कोडॉन तक पहुंच ही नहीं पाता तो प्रोटीन की सिंथेसिस यहीं रुक जाती है। दूसरी तरफ क्लोरामफेनिकोल राइबोसोम के 50s राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करता है। 50s राइबोसोमल सब यूनिट में पेप्टाइडल ट्रांसफरेज नाम की एक एक्टिविटी होती है जिससे दो अमीनो एसिड एक पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं, मगर क्लोरामफेनिकोल इसी पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी को रोक देता है 50s राइबोसोमल सब यूनिट से जुड़कर। इस वजह से प्रोटीन सिंथेसिस अधूरी रह जाती है और क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस हो ही नहीं पाती है, प्रोटीन की सिंथेसिस ही पॉसिबल नहीं हो पाती, इसीलिए बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है।
अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को रोक देते हैं। जब न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज होता है, यानी कि बैक्टीरिया का डीएनए डुप्लीकेट होता है, रेप्लिकेट होता है, तभी बैक्टीरिया भी आगे चलकर डुप्लीकेट हो पाता है। ऐसा करने के लिए कई एंजाइम्स होते हैं जो कि इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। जब बैक्टीरिया का डीएनए डुप्लीकेट होता है, उस वक्त एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज डीएनए को कसने से रोकता है, यानी कि जब डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही होती है, उस समय डीएनए जैसे जैसे खुलता जाता है तो डीएनए की पीछे की तरफ की जो स्ट्रैंड्स होती हैं वो कसना शुरू हो जाती हैं। लेकिन टोपोआइसोमरेज ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इसे कसने से रोकते हैं। तो कुछ ऐसे क्विनोलोन्स नाम के एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि इन्हीं टोपोआइसोमरेजेस को, बैक्टीरियल टोपोआइसोमरेज को जाकर के बाइंड कर लेते हैं, जिससे टोपोआइसोमरेज जो कसे हुए डीएनए होते हैं इन्हें खोल नहीं पाते, इन्हें रिलीज़ नहीं कर पाते, और इसकी वजह से न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस यानी कि डीएनए की सिंथेसिस उस वक्त रुक जाती है। डीएनए की सिंथेसिस पूरी न होने की वजह से बैक्टीरिया के अंदर डीएनए डुप्लीकेट नहीं हो पाता। इसके कुछ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, नैलिडिक्सिक एसिड एटसेट्रा। नेक्स्ट है आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाले एंटीबायोटिक्स। अब आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू फॉर्म होता है और आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम डीएनए में बाइंड होकर बनाता है आरएनए। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए भी कई एंटीबायोटिक्स होते हैं जो इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को ही रोक देते हैं। इसे रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स आरएनए पॉलीमरेज नाम के एंजाइम के साथ बाइंड कर जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज इस इनहिबिटर के साथ बाइंड होने की वजह से आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू फॉर्म नहीं कर पाता। आरएनए न फॉर्म होने का मतलब यह है कि आगे चलकर प्रोटीन भी नहीं बनेगा। तो आरएनए की सिंथेसिस से प्रोटीन की सिंथेसिस भी रुक जाती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रिफैम्पिन। रिफैम्पिन ऐसी दवा है जो ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। कुछ ऐसी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर देती है, जैसे पॉलीमिक्सिन। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट होती है तो यहाँ से बहुत सारे कंपोनेंट्स का लीकेज स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ही इन्हें सुरक्षित रख रही होती है। तो ये एंटीबायोटिक्स बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ भी काफ़ी प्रभावी देखी गई है। अब देखते हैं कि कुछ ऐसी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि मेटाबॉलिक पाथवेज को इनहिबिट कर सकती हैं। एक पाथवे हम इस तरफ देखते हैं, न्यूक्लियोटाइड, यानी कि डीएनए आरएनए के कंपोनेंट बनाने वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये एक पाथवे के थ्रू बनते हैं, जिसमें डाईहाइड्रोफोलेट, डाईफॉस्फेट और पैराअमाइनो बेंजोइक एसिड मिलकर डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज एंजाइम की मदद से डाईहाइड्रोप्टेरिक एसिड बनाते हैं। ये डाईहाइड्रोप्टेरिक एसिड आगे चलकर डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। डाईहाइड्रोफोलिक एसिड फर्दर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और आखिरी में न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म होते हैं। लेकिन इन पर जो एंजाइम्स काम करते हैं, इनके लिए कुछ एंटीबायोटिक्स इनहिबिटर का काम करती हैं, जैसे सल्फोनेमाइड। सल्फोनेमाइड डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज के साथ जाकर बाइंड हो जाती है और पाबा को, यानी कि पैराअमाइनो बेंजोइक एसिड को इस एंजाइम के साथ बाइंड होने नहीं देती, जिसकी वजह से डाईहाइड्रोप्टेरिक एसिड फॉर्म नहीं होता और आगे चलकर न्यूक्लियोटाइड भी नहीं बनते। इसके अलावा डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को कुछ सब्सटेंस जैसे कि ट्राइमेथोप्रिम नाम की एंटीबायोटिक जाकर बाइंड कर लेती है, जिससे टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड से न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म नहीं हो पाते और न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस न होने की वजह से ना ही डीएनए बन पाता है, ना ही आरएनए बन पाता है, जिसकी वजह से ये सिंथेसिस रुक जाती है। अब कंक्लूजन देखें तो एंटीबायोटिक्स अपने मोड ऑफ एक्शन के लिए सिलेक्टिव होते हैं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पर असर करती है, बैक्टीरिया के आरएनए, डीएनए या मेटाबोलाइट के खिलाफ काम करती है, इंसानों के नहीं, क्योंकि ये काफ़ी सिलेक्टिव और यूनिक होती हैं। इसलिए ये बैक्टीरिया को ही किल करती है। इनके टारगेट काफ़ी यूनिक होते हैं, इसीलिए ये बैक्टीरिया को ही किल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल केवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर की निगरानी में सावधानी पूर्वक ही किया जाना चाहिए और अपने उपचार का पूरा कोर्स करना चाहिए, ताकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के खतरों से बचा जा सके।